जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा संधि, और संधि के अंतर्गत हम स्वर संधि की जो 5 भेद हैं उस पे आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन की हर वेराइटी के साथ आपको कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस में और लॉजिकली समझना है। कोशिश ये करनी है कि केवल संधि को संधि के परिप्रेक्ष्य में ना पढ़ा जाए, संधि के आधार पर ही उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, शाब्दिक अर्थ और पर्यायवाची शब्द वो भी आपके साथ के साथ तैयार होते रहे। इसी कॉन्सेप्ट में आपको इस टॉपिक को लेना है। स्वर संधि के भेद कितने भेद होते हैं? 5 भेद। इनमें से पहला भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहाँ पे होती है? जहां 2 सजातीय अर्थात एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, वहां पे क्या होते हैं? दीर्घ संधि। दूसरी कंडीशन, जहां सजातीय वर्णों के मेल से, सजातीय वर्णों के मेल से आ, ई, ओ और री वर्ण बने, वो भी क्या कहलाती हैं हमारी? तीसरा, जहां पर ए के साथ में ए मिलके आ बने, जहां ई के साथ में ई मिलके बड़ा ई बने, ऊ के साथ में ऊ मिलके बड़ा ऊ बने, और री के साथ में री मिलके बड़ा री बने। आपको ये तीनों चीज एक ही बात को रिपीट कर रही है। इन तीनों में से आपको केवल और केवल एक पॉइंट को याद रखना है। ये आपको ध्यान रखना। ये कंडीशन हो, ये ऊपर जो 2 स्टेटमेंट है ये भी इसी कंडीशन को बता रही है। और ये क्या है? हमारी दीर्घ संधि। तो दीर्घ तत्सम शब्द है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और ये जो बड़ा जो वर्ण होते हैं स्वर के अंतर्गत, वो हमारे ये आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, इनको ही हम दीर्घ वर्ण भी कहते हैं। ये जो वर्ण होते हैं ये दीर्घ ही कहलाते हैं। तो चूंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट संस्कृत से लिया गया है हिंदी के अंदर, क्योंकि हिंदी का अपना खुद का व्याकरण नहीं है, संस्कृत के व्याकरण को ही हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है, जो बड़े वर्ण हैं अर्थात जो दीर्घ वर्ण है, जिनको द्विमात्रिक वर्ण भी कहते हैं, वो हमारे ये 4 वर्ण होते हैं। और जहां ये जो 4 वर्ण हैं, किन्हीं 2 वर्णों को मिलाने पर ये बने, तो वो संधि हमारी क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। सीधी सी बात ये है। ये तो आप ये चीज याद रखो कि दीर्घ संधि में वर्णों के मेल से दीर्घ वर्ण बनते हैं।
या फिर ये कहो कि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, और उसमें दो सजातीय अर्थात एक जैसे वर्णों के मेल से यहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी होती है। जैसे एक शब्द हमने ले लिया विद्यालय, दूसरा शब्द लिया हमने भावार्थ, दीपावली, दयानंद, पूरा, अवशेष। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें संधि बताइए, कौन सी संधि है, इसका सही संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम बताइए, या इनमें शुद्ध वर्तनी बताइए, या इनका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो ये चीजें तभी आपको पता चलेगी जब आपके संधि के पूरे कॉन्सेप्ट को पता हो। जैसे मैं इसके 4 टुकड़े कर रहा हूं, एक मैंने इसका टुकड़ा प्यारे दोस्तों यहां पर ये किया, दूसरा मैंने टुकड़ा इसका यहां पे ये वाला किया, तीसरा मैंने इसका टुकड़ा यहां पर ये किया, और चौथा मैंने यहां पे ये किया। जब भी आपसे पूछा जाए कि इसका सही संधि विच्छेद बताइए, तो इसका मतलब ये है कि वो ये पूछना चाहता है कि जो ये शब्द बना है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्लियर? एक चीज तो ये हुई। दूसरा आपको ध्यान रखना है, शब्दों को सही जगह से अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। बशर्ते जहां से आप अलग कर रहे हो उनका मीनिंग होना चाहिए, भाव होना चाहिए, किसी न किसी अर्थ, किसी न किसी सेंस में वो प्रयुक्त होते आए हो। अब इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे वी का अर्थ है लेकिन इसका अर्थ नहीं है। दोनों सार्थक होंगे तभी शब्द बनेंगे। यहां पर इस विद्या का अर्थ है लेकिन लय का कोई मीनिंग नहीं है। यहां आल्य का अर्थ घर है लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। तो दोनों का अर्थ केवल और केवल इसमें है, इसलिए ये ही संधि विच्छेद अपने आप में यहां राइट आंसर है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां से हमने क्या लिया, आ, और इधर से क्या लिया, यहां पे आ, और ये आ और आ मिलके ये क्या बन गया, तो 2 एक जैसे सजातीय वर्णों का मेल हो रहा है, बड़ा वर्ण बन रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई कि 2 एक जैसे वर्णों का मेल। ठीक है, जहां पे आ बने ये बन गया जी आपका आ। ठीक है, ये वाली पहली कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई, इसीलिए ये किसका उदाहरण हो गया, विद्यालय दीर्घ संधि का। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर एक ऑप्शन दे दिया आपको ये वाला, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको ये वाला, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको ये वाला, और चौथा ऑप्शन मिल गया आपको ये वाला। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसका राइट संधि विच्छेद क्या है। अब जरूरी नहीं है कि आपने तमाम शब्दों को पढ़ा हो, लिखा हो, सुना हो, देखा हो, या उसका आप मीनिंग जानते हो, लेकिन जब वो आपसे संधि विच्छेद पूछे किसी भी शब्द का, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में आपको ये ध्यान रखना है कि ये बात चलनी चाहिए कि जब तक दोनों का अर्थ नहीं होगा तब तक उससे किसी सार्थक शब्द का जन्म नहीं होगा। जमीन उपजाऊ है, गेहूं का दाना भी अच्छी क्वालिटी का है, तो उपजाऊ जमीन में अच्छी क्वालिटी का गेहूं का दाना डालेंगे तो पौधा बन के बाहर जरूर आएगा। लेकिन बंजर भूमि में अगर बीज डालेंगे अच्छी क्वालिटी का, तो प्यारे दोस्तों वहां पौधा नहीं आएगा। अगर बीज में से, जमीन में से किसी एक में भी प्रॉब्लम है, एक में भी दिक्कत है, तो वहां पर पौधा नहीं निकलेगा जमीन से। इसलिए जमीन का भी उपजाऊ होना, बीज की भी क्वालिटी का सही होना जरूरी है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो ये कंडीशन बनी ये क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वार्थ का अर्थ सारथी होता है, लेकिन यहाँ भावार्थ में इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी इसका संधि विच्छेद नहीं है। यहाँ इसका और इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आपने ये ना पढ़े हैं, ना सुने हैं, ना लिखे हैं, ना देखे हैं। यहाँ इसका मीनिंग नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 5वां हुआ। 5वां मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने जो चीजों को रटा हुआ है उसी के आधार पे आपने आंसर भी दिया है।
ज्यादातर बच्चों ने सेकंड आंसर को बताया। और ये तो अपने आप में ना तो आज तक आपने शब्द पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। मैं आपको संधि विच्छेद सिखा रहा हूं। किसी भी शब्द का संधि विच्छेद के लिए आपके पास तरीका अगर शब्दों को अलग करने का नहीं है कि शब्दों को बीच में से कहां से तोड़े, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि उसका दोनों का मीनिंग देखना है। दूसरा आपको ये देखना है कि इसमें से कौन से ऐसे दो शब्द हैं जो आपने पढ़े हो, लिखे हो, सुने हो या फिर देखे हो। इसमें से कोई नहीं था, इसलिए इसका कोई भी संधि विच्छेद इसमें से सही नहीं है। तो ये पांचवा सही है। पांचवा क्या है? भाव और अर्थ मिलके भावार्थ बना। इस वे में से हमने यहाँ पर ये ए लिया, इधर से भी हमने ए लिया और दोनों को मिलके बना लिया आ। ये एक जैसे सजातीय वर्ण है और ये क्या बना रहे हैं? आ, इसीलिए दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये आपने पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है और देखा भी है, इसीलिए ये इसका संधि विच्छेद है। ये आपने ना पढ़े है, ना लिखे है, ना सुने है, ना देखे, इसलिए इनमें से कोई भी उसका सही संधि विच्छेद नहीं था। क्लियर? तो ये तो मुझे ये बताना था कि संधि विच्छेद को पहचानना कैसे है। इसके बाद यहां पर ये कैसे बना है? दीप और अवली, दीप दिया, अवली पंक्ति। यहां दया और आनंद, दयानंद। और यहां पूरा और अवशेष, पूरा अवशेष। पूरा मतलब पुराना, अवशेष मतलब बचा हुआ भाग। अब इसमें से क्या आ गया? ए। इधर से क्या आ गया? ए। दोनों को मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। यहां से क्या आ गया? आ। इधर से क्या आ गया? आ। ये दोनों क्या है? सजातीय है, क्या बनेगा? आ। इसमें से क्या आ गया? आ। इधर से क्या आ गया? ए। दोनों को मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। इसीलिए यहाँ भी आ बन रहा है, यहाँ भी आ बन रहा है, यहाँ भी आ बन रहे हैं और यहाँ भी आ बन रहे हैं। तो ये सारे दीर्घ संधि के उदाहरण हो गए। ये किसके उदाहरण हो गए? दीर्घ संधि। ये सारी तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई। जहां दो सजातीय अर्थात एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, जहां सजातीय वर्णों के मेल से आ बन गया जी आ। जहां ए के साथ ए आ जाए या आ के साथ आ जाए, ठीक है, बड़े के साथ छोटा आ जाए, छोटे के साथ बड़ा आ जाए, बनेगा तो यही। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ये वर्ण बन जाएगा फिर एक बार दो बड़े आने पर ये बन जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर हुई आपको। इसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चंस है वो ये है, रविंदर, कविंदर, नदीश, सतीश, मुनीश, कपीस, रजनीश। इनमें से आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है, गलत वर्तनी कौन सी है। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6 और ये 7।
गलत वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला क्वेश्चन ये हुआ। आपको 1 से लेके 7 तक जो मैंने डाली है एन पे संख्या, वो संख्या लिखनी है, आपको शब्द नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको अशुद्ध गलत वर्तनी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्योंकि हम संधि के माध्यम से वर्तनी सीख रहे हैं, क्लियर। तो आपको बतानी है कि यहां पर 5 शब्द ये हैं, 2 शब्द आपके इधर लिखे हुए हैं। तो इनमें से आपको बताने हैं कि गलत शब्द कौन कौन से है, अशुद्ध वर्तनी कौन कौन सी है। वेरी गुड। क्योंकि जरूरी नहीं है वो संधि पूछे, वो वर्तनी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चलो जी करके देखते हैं। यहां पे ये क्या है? रवि और इंद्र। ये क्या है? कवि और इंद्र। यहां नदी और ईश, और यहां सती और ईश, और यहां मुनि और ईश। यहां पर कपि और ईश, और यहां पर रजनी और ईश। ये सब इनका सही संधि विच्छेद है। अर्थात ये शब्द तब बने जब समाज में पहले ये 2 शब्द थे, ई, इधर से ई और ई मिलके बड़ा ई, इसलिए यहां रविंदर में बड़ा ई आएगा, छोटा ई नहीं आएगा। एक तो गलत ये हुआ, ठीक है। यहां पर छोटा ई दोनों मिलके क्या बन गया? बड़ा ई। इसमें बड़ा ई है, ये वर्तनी सही है। यहां पर बड़ा ई, इधर भी बड़ा ई, दोनों मिलके क्या बन गया? बड़ा ई। ये भी वर्तनी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बड़ा ई, इधर भी बड़ा ई, दोनों मिलके क्या बनेगा? बड़ा ई। ये भी वर्तनी सही है। यहाँ पे छोटा ई, इधर पे बड़ा ई, दोनों मिलके क्या बनेगा? बड़ा ई। यहाँ बड़ा ई आएगा, ये वर्तनी गलत है। तो इसमें 1 और 5 दोनों गलत थी, क्लियर, बाकी सही थी। यहाँ पे क्या आएगा? छोटा ई, इधर पे बड़ा ई, दोनों मिलके बड़ा ई है। यहाँ पर क्या है? बड़ा ई, इधर भी बड़ा ई, दोनों मिलके ये क्या बना? बड़ा ई। इसमें भी बड़ा ई, इसमें भी बड़ा ई, ये भी और ये भी सही है। तो जिसने 1 और 5 आंसर दिया है वो सही है, बाकी सारे गलत है। तो इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। यही सारी चीज आप अब से पहले कम से कम 15 बार पढ़ चुके हो, 5 से लेके 10 अलग अलग किताबों से, 5 से लेके 10 अलग अलग टीचरों से, पिछले 10 से 15 सालों से में ये सारे शब्द कम से कम 100 से ज्यादा बार आपने पढ़े हैं, लिखे हैं, सुने हैं और देखे हैं। उसके बावजूद भी ये आपकी हालत है। इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ते समय हम अलर्ट मोड में नहीं होते हैं, पढ़ते समय हम सजगता के साथ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते समय हमारा चीजों पे फोकस नहीं होता है, और जब हम किसी से सीखते हैं उस समय हमारा ध्यान उसके सिखाने पर नहीं बल्कि अपने ज्ञान को प्रदर्शन करने पर ज्यादा होता है। और उसी का नतीजा है कि आज तक हम ये छोटी छोटी चीजें जो 1 to 5th की क्लास की हैं आज तक नहीं सीख पाए। आप में से जब मैंने यहाँ पे ये शब्द लिखे थे, तमाम विद्वान के कमेंट आ गए तुरंत, क्योंकि टाइपिंग तो आपकी अच्छी है, सेकंडों में आप पूरे सेंटेंस को टाइप कर देते हैं। मैं अच्छा टीचर हूं या नहीं हूं, मुझे इतना पता है कि जो मैं पढ़ाता हूं वो पेपर में आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती है। क्योंकि जिस चीज में मैंने समय दिया है मुझे वो चीज अच्छी आती है, इसलिए मैं उस चीजों को अच्छे 100% तक उन बच्चों को सिखा पाता हूं जो मेरे से सीखना चाहते हैं। लेकिन आपको टाइपिंग अच्छी आती है इसलिए आप टाइपिंग अच्छी कर लोगे। मैंने यहाँ शब्द लिखे, अब ये तो आपको पता नहीं था सर क्वेश्चन क्या पूछने वाले। सर जी इसमें तो छोटी ही आएगी, सर जी इसमें तो बड़ी ही आएगी, सर जी आपने तो गलत लिख दिया। आप लोग अगर खुद का इवैल्यूएशन करने लग जाओगे ना
रोज कुछ न कुछ नई चीज सीखोगे। लेकिन आपके अंदर जो विद्वत्ता है वो दूसरे का इवेल्युएशन तुरंत कर देती है। दूसरा आदमी खड़ा हुआ बैठता नहीं और बैठा हुआ खड़ा नहीं होता, इतने में आप उसका इवेल्युएशन कर देते हो। और यही कारण है आज के टाइम में आपके जो संबंध है किसी के साथ भी मधुर नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे अपने साथी हो। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि हम खुद का इवेल्युएशन नहीं करते हैं, दूसरे का करते हैं तुरंत। चाहे उसने किसी भी परिप्रेक्ष्य में बात कही, सेंटेंस पूरा हुआ नहीं है, आप तो गलत हो, आपको क्या पता, हमने तो किताबों में पढ़ा है, हमने तो उस किताब में पढ़ा है जिसको सब पढ़ते हैं, हमने तो ऐसे पब्लिकेशन की किताब में पढ़ा है, ठीक है, जिसको सारे पब्लिकेशन वाले जानते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं पढ़ा कि उसी पब्लिकेशन की किताब के पहले पेज पे लिखा होता है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। ये सारी चीजें आपने गलत इसलिए बोली, यहाँ गलत क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि आपने किताबों में इनको इस रूप में देखा है। गलती आपकी नहीं है, आपने रविंद्र को कई किताबों में इस तरीके से ही देखा है जैसे यहाँ ये लिखा हुआ था, और उन्हीं किताब के पहले पेज पे लिखा था किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। आपने कई किताबों में आपने कविंदर को इस रूप में देखा है, और यहीं तक जो रविंदर कविंदर है वो खुद अपना नाम ऐसे लिखते हैं, और ये दोनों के दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो गलती आपकी नहीं है, ये तो आपको गलत दिखाया गया है या आप गलत देखना चाहते हो। तो इसलिए उसका लॉजिक होना बहुत जरूरी है। अब मैंने यही कहा कि देखो, अगर हिंदी से फ्री होना है, हिंदी के दम पे सिलेक्शन लेना है, तो हिंदी को इस रूप में पढ़ना पड़ेगा कि दोबारा से उसको समय ना देना पड़े। क्योंकि यही चीज हम पहले सीखे होते तो आज हमें आवश्यकता थोड़ी ही होती, और दोबारा से फिर वही गलती कर रहे हो। जो चीज आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज बन चुकी है, उसी प्रीवियस नॉलेज को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, नई चीज सीखना ही नहीं चाह रहे हो। लॉजिक पे आपका फोकस ही नहीं है। संधि पढ़ा रहे हैं तो आपका फोकस केवल संधि पे है, जबकि हम ये कह चुके हैं कि मैं संधि इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि संधि से क्वेश्चन आते हैं, मैं संधि इसलिए पढ़ा रहा हूं कि वर्तनी का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और बिना संधि के हम वर्तनी नहीं कर सकते। आपके पेपर में पर्यायवाची आएंगे और बिना संधि के हम पर्यायवाची नहीं कर सकते। आपके पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन आएगा, लेकिन बिना संधि के हम उपसर्ग और प्रत्यय को नहीं पहचान सकते। तो मैं संधि इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, वर्तनी और पर्यायवाची वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाए। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये नदीस बताइए किसका पर्यायवाची है। नदी ई स्वामी, नदी का जो स्वामी है वो क्या कहलाता है? नदीस, अर्थात सागर, जिसको समुद्र कहते हैं। तो ये सागर का पर्यायवाची हुआ। क्लियर? ऐसे ये किसी न किसी के पर्यायवाची है, और ये पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए, मैंने जानबूझ के वही एग्जाम्पल ली। कपीस बताइए किसका पर्यायवाची? कपि बंदर, बानर, ई स्वामी, बंदरों का स्वामी कौन है? हनुमान जी, तो ये हनुमान का पर्यायवाची है। रजनी, रात, ई स्वामी, जो रात का स्वामी है वो क्या है? चंद्रमा, तो ये रजनीश किसका पर्यायवाची है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो जब तक आपको शब्दों के मीनिंग नहीं पता होंगे, संधि विच्छेद नहीं जानोगे, आप कैसे पर्यायवाची को रट लोगे? तो ये सब जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं, ये किसी न किसी के पर्यायवाची हैं। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर आपको संधि के साथ पर्यायवाची भी सीखने हैं। तो इसमें इस कंडीशन अप्लाई हो गई आपकी, जिसपे आपका फोकस था। वो क्या था? ये ई के साथ में ई आएगा तो बड़ा ई बनेगा, एक जैसे सजातीय वर्ण बनेंगे। अब हमने क्या बनाया? अब हमने ये बड़ा ई बनाया। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी पूरी। ठीक है, देखो इसमें सब में ई बन रहा है ना, ये ई ई ई, ई बड़ा ई, ये भी सजातीय है, ये भी सजातीय है, ये भी सजातीय है, ये भी सजातीय है। जहां दो एक जैसे सजातीय वर्ण आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है वो क्या कहलाते हैं? आपके दीर्घ संधि के उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है जी, आगे वधू उत्सव, भानोदय,
लघु ऊर्मी, मंजूषा। ये आपके पास 4 शब्द है, इसमें से पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको 1 2 3 4 में से टाइप करना है, शब्द नहीं लिखना है आपको। इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है जी? अब देखो यही बात है। अब मान के चलो यहाँ चीजें बताने लगे, किसी को अपने नाम का मतलब चाहिए, किसी को अपने नानी के नाम का मतलब पता, किसी को अपने दादी के नाम का मतलब है। मतलब यही तो बीमारी है टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन वाले बच्चों को सिखाने के लिए टीचर को ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अपने आप में घड़ा पहले से ही भरा हुआ होता है। हम जो भी उसमें डालेंगे ओवरफ्लो बाहर, तुरंत जो भी उसमें डालना चाहेंगे ओवरफ्लो होके फिर बाहर, फिर हम बाहर से चीजें उठाते हैं फिर डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है टीचिंग वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ मुनि का प्रयोग किया तो एक के दिमाग में चला सर जी कपिल मुनि का बता दीजिए। ठीक है, जो काम की चीज है वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं उतना आप ले लो, अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को हिमांशु को चाहिए सर मेरे नाम का मतलब बता दो क्या है। ठीक है, तो जब ये चीजें चलेगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम डिफेंस वालों बच्चों की तैयारी कराते हैं, एनडीए की जो तैयारी करते हैं, यूपीएससी या पीसीएस वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं, वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं टीचर को। वो ये मान के चलते हैं सर जी हम नील हैं, हमें कुछ नहीं आता है, आप सिखाइए। क्योंकि वो मैच्योर कहलाए, वो परिपक्व है। आपके पास जो परिपक्वता है ना वो केवल बनावटी और दिखावटी है। आप ये कहोगे सर जी आप तो हमारी बहुत ज्यादा खिंचाई करते हो, आप नेगेटिव अप्रोच रखते हो, लेकिन ये सच्चाई है। जिस दिन आपने अपने वीक पॉइंट पे ध्यान दे लिया उस दिन आप गजब पर्सनालिटी बन जाओगे, लोग आपको रोल मॉडल मानने पड़ेंगे। जितने भी बच्चे हैं वो तो आपको रोल मॉडल मानेंगे ही जब आप टीचर बनोगे, लेकिन समाज आपको रोल मॉडल मान के चलेगा बशर्ते हम अपनी कमजोरी पे ध्यान दें। जिस मैच्योरिटी को हम दिखाते हैं, शो करते हैं, वो वास्तव में मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी तो पीसीएस के, यूपीएससी के, डिफेंस वाले बच्चे के अंदर है जो टीचर को सरेंडर कर देता है। सर जी कुछ नहीं, उसको आता बहुत कुछ है, वो टीचर से भी ज्यादा नॉलेज रखता है, लेकिन वो सरेंडर कर देता है जी नहीं आप अपने वाला ज्ञान दो, हमारे पास जो है उसको हमने अपने घर पे रखा है, साइड में रखा है, हम आपसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अपना ज्ञान दे दनादन पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, और उसी के चलते जो चीज हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीख ही नहीं पाते हैं। अब टीचर सामने खड़ा है, सब कुछ बता रहे हैं, किसी को बुक चाहिए, ठीक है, तो तमाम तरह की चीजें हैं। ये सब उलझन जो है ना, जिस दिन व्यवस्थित तरीके से आप कर लोगे उस दिन 1 साल के अंदर आप फार्म भी भरोगे, पेपर भी दोगे, और फाइनली उस नौकरी में चले जाओगे जिस नौकरी को आपने अपने सपनों में देखा है। ठीक, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि जिस सीक्वेंस में काम होना चाहिए उस सीक्वेंस में काम करना ही नहीं चाहते हो। मैंने यही कहा ना आपको ही। तो यहाँ क्या है, ये वधु, इधर क्या है उत्सव, यहाँ पर क्या है भानु, इधर क्या है उदय, यहाँ पर क्या है ये लघु, इधर क्या है उर्मी, यहाँ पर क्या है ये मंजू, मंजू, और इधर क्या है ये उषा। कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ है, यहां से आया छोटा ऊ, इधर से भी आया छोटा ऊ, यहां से आया छोटा ऊ, इधर से भी आया छोटा ऊ, यहां से आया छोटा ऊ, इधर से आया बड़ा ऊ, यहां से बड़ा, और इधर से आया छोटा। तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, 2 छोटे को मिला के बड़ा बनेगा, 2 छोटे को मिला के बड़ा बनेगा, 1 छोटा 1 बड़ा तो भी बड़ा बनेगा, 1 बड़ा 1 छोटा तो भी बड़ा बनेगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी बड़े ओ की मात्रा आएगी, यहाँ पे भी बड़े ओ की मात्रा आएगी, तो इसमें तीसरा और चौथा ये 2 सही थे वर्तनी के रूप में,
और ये जो थे दोनों ये गलत थे। आपको गलती भी पता चल गई, ठीक है। अब वर्तनी की जब बात करते हैं, एक ऑप्शन में ये दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में दे दिया ये वाला, तो जब तक ऑप्शन में ये है तो राइट वर्तनी ये मानी जाएगी, क्योंकि जो च वर्ग का अंतिम वर्ण है च, छ, जय, है ये, इस ये के स्थान पर ही हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। क्लियर? एक ऑप्शन में ये है, एक ये है, तो राइट आंसर ये होगा, और जब ये नहीं होगा तो राइट आंसर ये होगा। क्लियर? तो वधू का जो उत्सव है, शादी हो गई, घर पे दुल्हन आ गई, दुल्हन के बाद में जो पार्टी हुई, नाच गाना हुआ, रिश्तेदारों को जो दावत दी गई, उसको बोलते हैं वधूत्सव। ठीक है। इसके बाद आपको मौका तभी मिलेगा वधूत्सव इसको प्रोग्राम को अटेंड करने का जब आपकी नौकरी लग जाएगी। बिना नौकरी के वधूत्सव करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके जो रिक्स होते हैं वो प्यारे दोस्तों सारे के सारे कवर हो जाते हैं तो एंजॉय करने में मजा आता है। तो भानु उदय, यहाँ भानु सूर्य को कहते हैं, उदय उगने को, सूर्य का उगना भानु उदय हो गया। लघु छोटा, उर्मी कहते हैं लहर को, जो छोटी लहर है वो लघु उर्मी कहलाई। उर्मी अनेकार्थी शब्द है, लहर को भी कहा जाता है, बहू को भी कहा जाता है, छोटी बहू भी राजस्थान में लघु उर्मी कहलाती है। मंजू उषा, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ उषा हम सुबह के समय को कह रहे हैं। तो ये जो कंडीशन हमारी बनी है, ये कंडीशन किसकी बनी है? ये कंडीशन बनी है ये वाली, ये तीसरी कंडीशन। क्लियर? ऊ के साथ ऊ आए, बड़ा ऊ बनेगा, ये कंडीशन बनी है हमारी ये वाली। इसके हमने एग्जाम्पल लिए। क्लियर? इसके एग्जाम्पल लिए। दो सजातीय अर्थात एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हुआ, तो इसी को क्या कह रहे थे हम? दीर्घ संधि कह रहे थे। चलो जी, यहाँ पे एक शब्द तो है प्यारे दोस्तों हमारा गुरुपदेश, दूसरा शब्द है हमारा दुरुपयोग, तीसरा शब्द है हमारा पितऋण, और चौथा है सभी सही है या शुद्ध है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही विकल्प बताइए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही विकल्प बताइए, क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, वर्तनी भी पूछ सकता है, पर्यायवाची भी पूछ सकता है, संधि का नाम भी पूछ सकता है, स्वर संधि है कि व्यंजन है, विसर्ग है। स्वर संधि है तो स्वर संधि के कौन से इसमें? ये 4 ऑप्शन है और 501 रुपया का क्वेश्चन है। जो भी इसका राइट आंसर देगा फोन पे किया जाएगा 501 रुपया उसको। ठीक है जी, फोन पे नंबर आपको देना है और यहीं से खड़े खड़े मैं पहले फोन पे करूंगा तब आगे बढ़ाऊंगा। इसमें से पूछ रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प बताइए या वर्तनी की दृष्टि से सही विकल्प बताइए। वेरी गुड, क्या बात है, फोर्थ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। चलो जी, तो जिन्होंने सही बताया है वो अपना मोबाइल नंबर भी भेज देना। ठीक है, हाँ, फोन पे करेंगे, फोन पे नंबर भेजना है, कहीं ऐसा ना हो कि उस पे फोन पे ही ना हो। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। वेरी गुड, हाँ, इनके मोबाइल नंबर नोट करो जिन्होंने मोबाइल नंबर भेजे हैं। ठीक है, हाँ, नहीं 10-12 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। वेरी गुड, चलो जी। अब देखो इसमें से यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। एक शब्द होता है प्यारे दोस्तों गुरु, क्या होता है? गुरु। और दूसरा शब्द होता है उपदेश। इसमें से क्या आएगा? छोटा ऊ। इधर से क्या आएगा? छोटा ऊ। तो ये क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो इसमें गलती क्या थी? इसमें गलती ये थी कि यहां बड़ा ऊ आएगा। क्लियर? ये अब सही हुआ है, पहले क्या था? ये गलत था। यहां पर एक शब्द है दुर और दूसरा शब्द है उपयोग। ये 500 रुपया मैं हटा देता हूं क्योंकि ये मेरे पास रहेंगे। यहां पर ये रह हैं, इधर से ये ऊ है, तो ये क्या बनेगा? छोटा ऊ।
इसमें गलती ये थी कि ये जो बड़ा ऊ आया है इसमें ये नहीं आना चाहिए, इसमें केवल ये छोटा ऊ ही आएगा, और इसमें क्या आएगा, ये बड़ा ऊ आएगा। तो ये भी शब्द क्या है, यहाँ गलत है। इसके बाद यहाँ एक शब्द है हमारा पितृ और दूसरा शब्द है हमारा ऋण, और इसमें से एक आया है री छोटा और एक आया है दूसरा री, और ये दोनों री मिलके क्या बन गए, बड़ा री। यानी कि एक री तो आपका यहां से लेके यहां तक हो गया और दूसरा री आपका ये हो गया। दो छोटे री मिलके क्या बने, बड़े री। इसमें गलती ये थी कि यहां पर एक री और आएगा, अर्थात ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है सभी सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो 501 रुपया की जल्दबाजी के चक्कर में आपने लॉजिक पे भी ध्यान नहीं दिया। तो ये पैसे किसके हुए, ये सारे के सारे पैसे हुए अरुण सर के। क्लियर। टीचर से पैसा लेना, और वो भी पैदाइश टीचर से पैसा लेना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टीचर पैसे की कदर को जानता है। टीचर जानते हैं कि पैसे के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। आपको लॉजिक का भी पता होना चाहिए था, आप में से ज्यादातर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चों ने राइट आंसर 4th दिया, इसका मतलब वो इन तीनों के बारे में तो जानते नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं वैसे आपका नंबर लेता कि चलो जी आपको गाइडेंस करेंगे कि किस तरीके से आपको भर्ती होना है, तो शायद आप नंबर ना देते। लेकिन 501 रुपया जैसे देके दे दनादन दे दनादन, इतने फोन नंबर आपने दे दिए कि हम नोट भी नहीं कर पाए। ठीक, इतने तो मेरे पास पैसे भी नहीं है जितने आपने फोन नंबर दे दिए मुझे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है, लॉजिक को समझो, रटो मत चीजों को, क्योंकि ये सारी चीजें वही है जो आप पढ़ चुके हो। क्योंकि टीचर वही अच्छा होता है जो ये जानता है कि उसका स्टूडेंट गलती कहाँ करेगा, वो कौन सी चीजों को रटता है, किन लॉजिक को वो जान पाता है, कहाँ कहाँ वो फंसता है। वही टीचर अपने आप में अनुभवी एक्सपीरियंस वाला टीचर कहलाता है। क्योंकि टीचर को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी पेपर में पूछी जाती है और बच्चे कहाँ गलती करते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ गलती करते हैं, तो स्वाभाविक बात है जितनी भी गलती आप कर सकते हो सारी गलती हम पेपर से पहले ही करवा लेंगे आपसे। वहां आप जो भी करोगे सारा सही करोगे। इसीलिए हिंदी में 20 में से 20 का दावा करते हैं, ये सच्चाई है। अगर डीएसएसबी की बात करूं, बाकी प्यारे दोस्तों अगर सुपर टेट की बात करूं 20 में से 20, ठीक है। सी यूपी टेट की बात करूं, सी टेट की बात करूं तो 30 में से 30। और ऐसा नहीं है, कई हजार बच्चे ये परफॉर्मेंस करते हैं। आप आरटीआई लगाओ और पूछो, कई हजार बच्चे। क्योंकि जब आप गलती जो वहां करोगे वो सारी गलती यहीं करवा लेंगे तो फिर गलती बचेगी कहाँ। तो इस लॉजिक को समझे आप। गुरु उपदेश में ये दोनों के दोनों प्यारे दोस्तों क्या है, सजातीय वर्ण है। बड़ा ऊ बन रहा है तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि ये रह कहां से आया, विसर्ग के स्थान पे आया। ये दू, ये विसर्ग का रह में परिवर्तन हुआ, इस वाले विसर्ग का रह में परिवर्तन। ये वाला क्या है आपका, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। सजातीय वर्ण आपस में मिले, ये क्या है, सजातीय। पिता का जो ऋण है, पिता का जो उधार है उसको क्या कहते हैं, पितृ ऋण। तो यहां पर आपको ये एक तो ये और दूसरा ये दो आएंगे, तब ये वर्तनी सही होगी। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो छोटे री मिलके बड़ा री बनता है। 12वें स्वर के रूप में संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है। इसी से बनता है रीचा। ऋषि में छोटा री आता है, रीचा में बड़े री का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कंडीशन आपने पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है कंडीशन अभी, ये वाली री, ये कंडीशन दो छोटे री मिलके बड़ा री मिलता है, अर्थात ये 4th कंडीशन आपने की। तो ये सब किसके उदाहरण थे, दीर्घ संधि। उम्मीद करता हूं दीर्घ संधि के जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपने बखूबी उनको समझा। दूसरा है हमारा यण संधि। दूसरा क्या है, यण संधि। कहां होती है, जहां शब्द के
जहां शब्द के बीचों बीच, जहां शब्द के बीचों बीच य रे वे वर्ण हो तथा इनसे पहले कोई आधा व्यंजन, इनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो तो वो क्या कहलाता है? यण संधि। जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के, यहाँ किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से, किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से ये रे वे वर्ण बने तो वो भी क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? यण संधि। क्या कहलाते हैं? यण संधि। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब वो ये बने या बने या यू बने या फिर प्यारे दोस्तों या फिर ये बने, बात एक ही है। ऐसे ही रे बने या रा बने, ठीक है, या फिर वे बने या वा बने या वे बने, बात एक ही है, ठीक है। बाकी सब पे तो मात्राएं ही है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि यह बन रहा है या बन रहा है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये रे वे वर्ण बनेगा तो स्वाभाविक बात में है, यदि आ आएगा तो या बनेगा, ऊ आएगा तो यू बनेगा, आई आएगा तो ये बनेगा। तो इनमें से भी कोई वर्ण बन सकता है। यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्ष, अत्याचार, अध्यक्ष इत्यादि, प्रत्युत्तर, नयून, प्रत्येक, अध्यादेश, प्रत्यूष, प्रत्याहार। यहां पर क्या है? बीच में यह है, पहले आदत है, बीच में यह 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 पहले आदत है। यहाँ क्या है? बीच में यह है पहले आदत है, बीच में यह 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 पहले आदत है। वो कंडीशन अप्लाई हो गई। तो यहां पर प्यारे दोस्तों, जहां शब्द के बीचों बीच यह हो, यहां शब्द के बीचों बीच यह था तथा इससे पहले कोई आधा व्यंजन, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। दूसरी को अप्लाई करके देखते हैं, जहां किन्हीं दो स्वर वर्णों के मेल से यह बने। तो कैसे बनाएंगे? ये प्रति और अक्ष,
ये अति और आचार, यहाँ पे ये अधि और अक्ष, और यहाँ पे ये अति और आदि, इति और आदि, यहाँ पे ये प्रति और उत्तर, यहाँ पे नी और उन, प्रति और एक, यहाँ पे अधि और आदेश, और यहाँ पर प्रति और उस, इसमें आ प्रत्यय लग के शब्द बन गया, और यहाँ पे ये वाला, और ये हो गया हमारा प्रति और आहार। क्लियर? तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है आपसे संधि पूछे। वो जरूरी नहीं है आपसे यहाँ संधि पूछे या संधि विच्छेद पूछे या संधि का नाम पूछे। 3 क्वेश्चन तो हमारा यही हुआ कि इसमें बताइए कौन सी संधि है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। स्वर संधि है तो स्वर संधि का कौन सा भाग है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये है कि इसका सही संधि विच्छेद बताइए। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से 2 वर्णों का मेल हुआ है, उन वर्णों को बताइए। और फिर चौथा क्वेश्चन ये है कि इसमें उपसर्ग बताइए, कौन सा उपसर्ग इसके अंदर आया है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग हम उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगाए जाते हैं, ठीक है। मूल शब्द यहाँ पे अक्ष है, आचार है, अक्ष है, आदि है, उत्तर है, और ये सारे के सारे क्या हैं आपके उपसर्ग। ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो इन सब में आगे क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग का पता कहां से चलेगा? संधि के द्वारा। जब जब इन शब्दों में उपसर्ग पूछा जाएगा, आप में से मैक्सिमम बच्चे इस चीज को गलत करेंगे। प्रत्यक्ष में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा तो ऑप्शन के अंदर एक आपका ये होगा, दूसरा ऑप्शन आपका ये होगा, तीसरा ऑप्शन आपका ये होगा, और चौथा ऑप्शन आपका ये होगा। यहां चौथे तक नहीं जाएंगे। 99% स्टूडेंट इसमें जो उपसर्ग बताएंगे वो पर बताएंगे, और जिसको संधि आती है वो कहेगा कि नहीं, पर नहीं, इसके अंदर ये 4th आंसर राइट है, क्योंकि प्रति और अक्ष से मिलके प्रत्यक्ष शब्द बना है। क्लियर? ऐसे ही यहां पे जब ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक इसमें अत्याचार में ए बताएगा, दूसरा इसमें अत उपसर्ग बताएगा, कुछ बच्चे इसके अंतर्गत आ उपसर्ग बताएंगे, लेकिन जिनको नॉलेज है वो इसके अंदर अति उपसर्ग बताएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आगे ए दिया है, ए दिखाई दिया, तो इसी को राइट करेंगे, जबकि ये क्या है, गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है? अति। ये कब बता पाओगे आप? जब आपको संधि विच्छेद करना आता हो, आप ये तब बता पाओगे। क्लियर? तो उपसर्ग का पता कहां से चलेगा? संधि वाले टॉपिक से, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के सारे एग्जाम्पल उपसर्ग वाले लिए। ऐसे यहां गलती करोगे, इसमें ए उपसर्ग बताओगे, इसमें इत बताओगे, जबकि इसमें कोई उपसर्ग है ही नहीं। ये इति एक निपात शब्द है जो अविकारी शब्दों की भांति प्रयोग होते हैं, जैसे नहीं है, भी है, तो है। ऐसे इति भी क्या है? निपात है। आपको पूछने की जरूरत नहीं है गौतम जी, जब चीजें सामने आएगी तो मैं हर शब्द का मीनिंग भी बताऊंगा। जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, अगले ही कुछ सेकंड, कुछ मिनटों में आपके सामने वही चीजें आने वाली है। तो यहां जिस चीज को सिखाया जा रहा है उसको सीखो। जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, और जब हिंदी कंप्लीट होगी तो हिंदी में कोई डाउट नहीं रहेगा।
तो इसीलिए जिस चीज पे फोकस कराया जाता है उस पे फोकस करो, दाएं बाएं की चीजों में उलझ के मत रहो बार बार। तो यहां आपको उपसर्ग के बारे में बताया जा रहा है, तो इसीलिए आप ये गलतियां करते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर, यहाँ ए, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी आप यही बताओगे पर उपसर्ग, ठीक है। इसमें कहोगे कि कोई उपसर्ग नहीं, वो पूछेगा कि उपसर्ग रहित शब्द बताइए, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो आप कहोगे है ही नहीं, जबकि नहीं है। इसमें यहाँ परती है, इसमें यहाँ आधी है, इसमें परती है, इसमें भी परती है, तो उपसर्ग का ज्ञान संधि के माध्यम से होगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, हमने इसको उसी रूप में तोड़ लिया ताकि इसके दोनों शब्दों का यथार्थ एक शब्दांश एक शब्द का मीनिंग हो, अर्थ हो। अब हमें क्या करना है, यहां से आ गया ई और इधर से आ गया ए, यहां से भी हमने ई लिया, इधर से ले लिया आ, यहां से भी हमने ई लिया और इधर से ले लिया ए, यहां से भी हमने ई लिया और इधर से लिया आ, इधर से लिया ई और इधर से लिया हमने ऊ। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, पहले वाले का लास्ट वाला लिया जाता है। तो जब यहां पहले वाले का लास्ट वाला ले रहे हैं तो परती में जो ये ई है ये लास्ट में है, परती, तो ई की साउंड अंत में आ रही है, तो वही लेना होता है। बाद वाले का पहला लेना होता है। इस ई और ए को मिला के क्या बनता है, ई और ए को मिला के ये बना। जब परती में से हमने ई निकाल लिया तो यहां आधा तय बच गया, यहां पे देखो। जब इसमें से ए निकाल लिया तो यहां ये बचा। ई और ए को मिलाते हैं तो क्या बनता है, यह शब्द बन गया वही जो आपने ऊपर बनाया है। इसमें से ई निकाला तो आधा तय बचा, इसमें से आ निकाला तो 4 बचा। ई और आ को मिला के क्या बनता है, या हमने यहां लिख लिया। इसमें से ई निकाला तो आधा धय बचा, इसमें से ए निकाला तो ये बचा। ई और ए को मिला के बनता है ये, यहां हमने यह लिख लिया। इसमें से ई निकाला आधा तय बचा, इसमें से आ निकाला यहाँ दी बचा। ई और आ को मिला के बनता है या, हमने यहाँ या लिखा। इसमें से ई निकाला तो यहाँ आधा तय बचा, इसमें से ऊ निकाला तो यहाँ तर बचा। ई और ऊ को मिला के बनता है यू, तो हमने यहाँ ऊ लिख लिया। तो प्रति उत्तर का मतलब होता है जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका उत्तर दे, तो वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन का उत्तर देना, प्रति उत्तर। आदि का मतलब होता है आरंभ, प्रारंभ, शुरू, आगे, और इति का अर्थ होता है अंत। तो जो कार्य शुरू से अंत तक था उसको इत्यादि कहते हैं, जैसे राम श्याम मोहन सोहन इत्यादि, शुरू से लास्ट तक। क्लियर। अक्ष का अर्थ केंद्र होता है, आचार का अर्थ व्यवहार होता है, तो अक्ष क्या कहलाया, केंद्र। क्लियर। ऐसे ही यहां पे नी का अर्थ होता है कम, उनका मतलब होता है अधिक, जो अधिक से कम हो क्या कहलाया, न्यून। ये वाला उन भी एक कम के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आदेश, उस, आहार, तो यहां पर न्यून का अर्थ होता है कम, अल्प, थोड़ा। तो इसमें से हमने क्या ले लिया, इसमें से ई, इधर से हमने बड़ा ऊ, ई और ऊ को मिला के यू बनाया। इसमें से हमने ई लिया, इधर से हमने आई लिया, इसको मिला के ये बन गया हमारा ये। इसमें से हमने ई लिया, इधर से हमने आ लिया, इधर से मिल गया आपका या। इसमें से हमने ई लिया, इधर से हमने ऊ लिया, ई और ऊ मिला के बन गया यू। इसमें से हमने ई लिया, इधर से हमने आ लिया और ये बन गया या। अब आप लॉजिकली जो चीज है उसको सीखो। इसमें से जब ये हमने ये नहीं लिया, ई ले लिया, तो यहाँ आधा न बचा। इसमें से ऊ ले लिया, यहाँ न बचा। ये क्या है आपका यू। इसमें से ई ले लिया, आधा तय बचा। इस यहाँ पर इसमें से ये आई ले लिया, यहाँ कै बचा। इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया। इसमें से ई ले लिया तो आधा देह बचा। इसमें से आ ले लिया तो देश बच गया। इन दोनों को मिलाया तो या। इसमें से ई ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, आधा तय। इसमें से ये ऊ ले लिया तो यहाँ से बचा। इन दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, प्रत्यूष। इसमें से ई ले लिया, आधा तय बचा। इसमें से आ ले लिया, यहाँ हार बचा। इन दोनों को मिलाया तो ये बन गया आपका या। जी
अब देखा नहीं, मैंने कहा नहीं था टीचिंग लाइन के बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। अब मानवी कह रही है सर हिंदी आप ही पढ़ाएंगे ना? ठीक नहीं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हिंदी आती है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं कोशिश करूंगा उनको भी तैयार करने की। ठीक है, अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आदमी कहाँ कहाँ। अब आप ये कहोगे सर जी ना तो आप बोलने देते ना आप सुनते, आप खिंचाई करते हो। अगर मैं खिंचाई नहीं करूंगा, सारे टीचर आपको प्यार से पढ़ाएंगे, लेकिन मैं प्यार से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सिलेक्शन दिलवाने के लिए पढ़ाऊंगा। और सिलेक्शन आप तभी लोगे जब दिमाग में जो खुर्राफात चल रहा है ना, जो बेफालतू की जो दिमाग में जो तरंगे आपकी निकल रही हैं, और जो बाहर का जो एटमोस्फेयर है, ठीक है, उसमें जो तनाव आपने पैदा कर दिया है, ठीक है, तो उस तनाव को मुझे कम करना है। तो ज्ञान की जो तरंगे निकल रही हैं, खुर्राफाती जो तरंगे निकल रही हैं, उन तरंगों को वापिस वहीं ब्रेन के अंदर जो फोल्डर बने हैं ना, अलग अलग, हिंदी का, मैथ का, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी का, इस रीजनिंग का फोल्डर, जीएस वाला फोल्डर, उन तरंगों को वापिस वहीं ले जाना है। बाकी टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे, लेकिन मैं डांट डांट के आपकी बेइज्जती कर करके पढ़ाऊंगा। वो मेरे पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप जितनी बेइज्जती मेरे से करवा लोगे उतने जल्दी आप सरकारी नौकरी पा जाओगे। ये सच्चाई है। जितना आदमी ने अपमान सह लिया, समझ लो वो उतना ही ज्यादा निखर गया। और जिसको अपमान सहन करना नहीं आता है तो उतावला रहता है, और उतावला आदमी चीजों को जल्दी जल्दी कर तो लेता है, लेकिन फाइनली रिजल्ट नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी किसी भी बात का आप बुरा नहीं मानोगे, जल्दी हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना, अगर मेरी हर बात आपको हर्ट कर रही है, इसका मतलब आप इंसान नहीं, स्टील हो। स्टील पे थोड़ी सी धूप पड़ती है, गर्म हो जाती है, थोड़ी सी ठंड पड़ती है तो ठंडी हो जाती है। तो आप इंसान हो भाई, और इस शरीर के बस 2 ही काम है, एक इसको मान मिलता है, ठीक है, जिसको सम्मान भी कहते हैं, और एक इसको अपमान मिलता है। इस पूरी जिंदगी में जितना भी हम जिएंगे, दोनों बराबर लेके जाएंगे। जितना हमें सम्मान है, इतना अपमान भी झेलना पड़ेगा। अगर अभी अपमान झेल लोगे तो बाद में सम्मान ही सम्मान बचा है आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी किसी भी बात से मैं किसी भी एक बच्चे को माध्यम बना के बाकी बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। जैसे मानवी ने पूछा सर हिंदी आप ही पढ़ाओगे? अब देखो इसमें कोई लॉजिक था? अब हो सकता है ये दार्शनिक प्रवृत्ति की रही हो, ठीक है, इसके दिमाग में अलग तरह की तरंगे आ गई हो, ठीक, कि इतना अच्छा टीचर हिंदी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, या ये हो कि इनको हिंदी जो ये पढ़ा रहे हैं हमारी समझ में ही नहीं आ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसीलिए उनका भी क्वेश्चन लाजवाब था। जो इंसान ने इंट्रो क्लास भी दे दी, आपको सिलेबस क्लियर कर दिया कि देखो जी ये आपका सिलेबस है, ठीक है, इसके साथ कल क्लास भी बताई कि देखो जी हम इतनी क्लास लेंगे, 50 क्लास से ज्यादा में चीजें कराएंगे, और उसके बावजूद भी अगर स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर आप ही हिंदी पढ़ाओगे, तो इसका मतलब है कि अभी वो सीखने के न्यू फेज में चल रहे हैं। वो DSSB के जो एग्जाम है ना, वो 4200 पे ग्रेड के हैं, 4600 पे ग्रेड के हैं, 4800 पे ग्रेड के हैं। PRT वाला जो है वो 4200 पे ग्रेड है, TGT वाला जो है वो 4600 पे ग्रेड है, PGT वाला जो है वो 4800 पे ग्रेड है, और यहाँ पर जो सैलरी है वो है आपकी 56,465 रुपया पहले महीने की। यहाँ सैलरी है 65,000 प्लस, यहाँ सैलरी है 72,000 प्लस। ये सैलरी आपको तभी मिलेगी जो आपके ब्रेन में जो तरंगे निकल रही है ना, तरह तरह की भांति 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 की तरंगे, जब आप उन तरंगों को रोक लोगे तब आपको ये 1 महीने में ये सैलरी मिलेगी। और ये खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि आपका खर्चा तो संडे की ड्यूटी में निकल आएगा। हर संडे को कोई ना कोई एग्जाम दिल्ली के स्कूल में होता है, चाहे रेलवे का है, UPSC का है, SSC का है, जो भी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। अब तो लैब भी बनने लगी है, ऑनलाइन एग्जाम भी आपके टाइम पे स्कूलों में ही हुआ करेंगे, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों के अंदर है। ठीक है, नहीं सबके कमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ता भी हूँ, ठीक है, आप लोगों के कमेंट भी पढ़ता हूँ, लेकिन सबके कमेंट पढ़ के सुनाना, सबके कमेंट लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीजें हम करें। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसके माध्यम से
कि हमें थोड़ा चीजों पे फोकस करके चलना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं, उन पे नहीं करना है। अब मैंने निपात का वो कर दिया, आपको आवश्यकता नहीं, जब निपात वाला टॉपिक आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज क्लियर नहीं हो सकती है। ठीक, तो निपात अविकारी शब्द है जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको हम निपात कहते हैं। आगे टॉपिक आएगा तब उसकी वहां आवश्यकता पड़ेगी, वो आपको क्लियर होगी। मैंने ये कहा, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है किसी भी चीज का, आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब जब टॉपिक कोई कंप्लीट होगा, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपके पास डाउट नहीं बचेगा। और जब हिंदी कंप्लीट होगी तो हिंदी में डाउट नहीं बचेंगे, क्योंकि हम सैटरडे को जो आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है, सैटरडे को डाउट सेशन लेते हैं, तो उसमें मुश्किल से 10-12 डाउट ही निकल के आते हैं जब हम कोर्स कंप्लीट करा लेते हैं। इससे ज्यादा किसी के आज तक डाउट नहीं बचे हैं। हम ये कोई पहला बैच नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमें 4 साल हो गई ऑनलाइन पढ़ाते हैं, 12 साल हो गई ऑफलाइन पढ़ाते हुए। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा ठंडा करके खाइए चीजों को, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो इससे मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाह रहा था कि हमें इस लेवल रखना पड़ेगा, अपना जो आईक्यू लेवल है ना, वो इस स्टैंडर्ड का रखना पड़ेगा। अब मैंने ये भी आपको कई बार कहा कि आपका सीधा जो मुकाबला भी DSSB पे मैंने एक वीडियो बनाई है, 50,000 से ज्यादा बच्चे उसको देख चुके हैं। 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें DSSB के लिए मैंने बताई। अगर आप टीचिंग में फाइनल सिलेक्शन चाहते हो, यूपी टेट की मैंने वीडियो बनाई कल, उसमें भी यूपी टेट के बारे में बताया गया। सुपर टेट अगर आप में से कोई देना चाहता है, सुपर टेट की वीडियो में आने वाले समय में बनाऊंगा। तो आप लोगों का सीधा मुकाबला, खासकर DSSB को फोकस करने वाले जो बच्चे हैं, उनका सीधा मुकाबला तमाम उन बच्चों के साथ है जो NVS और KVS में सिलेक्शन ले चुके हैं, PRT, TGT, PGT के पद पे, क्योंकि वो वहां परेशान हैं, अपने घर से दूर हैं, अलग कल्चर में हैं, अलग खान पान है, अलग पानी है, सूट नहीं कर रहे हैं, वो सब दिल्ली आना चाहते हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसका तो जो मोरल है वो हाई है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जब तक आप उस तरह की मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करोगे, चीजों को अचीव नहीं करोगे, तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये थे प्यारे दोस्तों हमारे यण संधि के उदाहरण। क्लियर, और इसमें आपको उपसर्ग भी पता चल गया, इसमें कौन सा उपसर्ग है। इसके अलावा और दूसरे एग्जाम्पल देखिए, यहां पर मात्राज्ञा, पित्रादेश, मात्रादेश, पितराज्ञा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें सही संधि विच्छेद क्या है। ये क्या है, मात्र और आज्ञा। ये क्या है यहाँ, पितृ और आज्ञा। ये क्या है यहाँ, मात्र और आदेश, माता का आदेश। और ये क्या है यहाँ, पितृ और आज्ञा। अच्छा, ये आदेश है, पितरा आदेश, और ये पितृ और आज्ञा। यहां से हमने क्या ले लिया, यहां से लिया हमने री, इधर से क्या आ गया आ, इधर से री, यहां से आ, इधर से री, यहां से आ, इधर से री, यहां से आ। इन दोनों को मिला के जो बना है वो क्या बना है, रा। इसको भी मिला के रा, इन दोनों को भी मिला के रा, और इन दोनों को मिला के रा। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला रे और आ, 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 तो जब शब्द के बिल्कुल बीचों बीच रे हैं और उससे पहले ये आदत है, उससे पहले आदत है, उससे पहले आदत है, दोनों कंडीशन अप्लाई हुई। शब्द के बीच में रे, उससे पहले आदत है, यण संधि का उदाहरण हुआ। जहां किन्हीं दो वर्णों को मिलाने पर रे बने या रा बने तो वो क्या कहलाता है, वे कहलाते हैं प्यारे दोस्तों हमारे यण संधि के उदाहरण। क्लियर, तो ये सब यण संधि के उदाहरण हैं। फिर यहां से शब्द बन गया स्वागत, इसके बाद अन्वय, अन्वेषण।
यहाँ पर क्या है, बीच में वे है, पहले आधा व्यंजन, बीच में वे, पहले आधा व्यंजन, बीच में वे, पहले आधा व्यंजन। तो जहां ये वे रे बने तो वो क्या कहलाते हैं, यण संधि। कैसे बनेंगे, सु और आगत स्वागत, यहाँ पे अनु और अय अन्वय, यहाँ पर अनु और ऐसण, अनु मतलब पीछे, ऐसण मतलब छानबीन। तो जो पीछे की छानबीन है वो क्या कहलाता है, अन्वेषण। यहां से हमने ऊ लिया, इधर से हमने आ, इधर से हमने ऊ लिया, इधर से ए ले लिया, यहां से ले लिया छोटा ऊ, इधर से ले लिया आई। तो इन दोनों को मिला के वर्ण क्या बना, ऊ और आ मिला के वह बना, ऊ और ए मिला के वह बना, ऊ और आई मिला के वही बना। आप एक साथ उच्चारण करके देखो, यही बनेगा। यहाँ पे ये वाह आया है, यहाँ पे ये वे आया है, यहाँ पे ये वे आया है, इसी वजह से तो आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सु उपसर्ग अनुपसर्ग अनुपसर्ग, तो उपसर्ग की पहचान कहाँ से होगी, संधि से। जब इसमें से हमने ऊ ले लिया तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, आधा से। यहाँ से आ ले लिया तो ये गत बना, ऊर और आ मिला के वो आ गया। इसमें से ऊ ले लिया तो आधा ने, यहाँ से ए ले लिया तो यह बचा, ऊ और ए मिला के ये क्या बन गया, आपका वह बन गया। इसमें से ऊ ले लिया तो आधा ने बचा, यहाँ आई ले लिया तो ये सण बचा। इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये वे बन गया, तो इससे शब्द बन गया अन्वेषण। अन्वेषण मतलब अनु पीछे की, ऐसण छानबीन, जो पीछे की छानबीन करता है उसको कहते हैं अन्वेषण। इसलिए हमारी एक एजेंसी का नाम अन्वेषण ब्यूरो है। सु मतलब होता है अच्छा, आगत मतलब आए हुए का, आए हुए का अच्छा हो क्या कहलाता है, स्वागत। अनु मतलब पीछे ए सृष्टि करना, जो पीछे से सृष्टि करता है वो कहलाता है अन्वय। शब्दों सेंटेंस में दिए गए शब्दों को सही स्थान पे, कर्ता कर्म क्रिया के स्थान पे रखना ही अन्वय कहलाता है। तो ये सारी कंडीशन वही थी जो हमने यण संधि के बारे में बताई थी। क्या कंडीशन थी, जहां शब्द के बीचों बीच यह हो, जहां शब्द के बीचों बीच रे हो, जहां शब्द के बीचों बीच वह हो, तीनों कंडीशन। जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से यह बने, रे बने, वह बने, बने गए जी। यह या यू ये भी दिखाया, रे रा भी दिखाया, वह वा वे भी दिखाया। ये सारी कंडीशन बन रही है, इसलिए ये क्या है, यण संधि के उदाहरण हैं। तो संधि के माध्यम से आज आपको उपसर्गों की जानकारी दी गई। संधि के माध्यम से आप आज पर्यायवाची और वर्तनी के बारे में बताया गया। इसके बाद कल जो क्लास होगी उसमें करेंगे हम गुण संधि के बारे में। कौन सी संधि पढ़ेंगे, गुण संधि, जो कि स्वर संधि का तीसरा भेद है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूं कि मन लगा के आप सारी चीजें सीख रहे हो और 20 में से 20 जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, ठीक है, ये सारी चीजें आप अचीव करोगे और बहुत अच्छे तरीके से अचीव करोगे। यही बड़ी भूमिका निभाती है संधि 6-7 अलग अलग टॉपिकों में। दूसरा आपको ये ध्यान रखना, यहाँ तो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, साथ के साथ आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। लेकिन मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल है जिस पर लगभग 2 लाख बच्चे एक्टिव हैं अभी। तो उस पर मैं कल से क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। परसों से उसमें मैं टॉपिक कराऊंगा, टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। जो जो टॉपिक यहाँ होते रहेंगे उस टॉपिक से मैं वहां चीजों को शुरू करूंगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो संधि से जुड़े हुए 60 बेहतरीन क्वेश्चंस मैं हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा परसों की क्लास में। ठीक है, तो तमाम वे बच्चे जो नए हैं, जो उस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, एक बार विजिट करके उस चैनल पे जाके देखिएगा। मैं पहले भी 2 बार पूरी हिंदी वहां कंप्लीट करा चुका हूं, वो भी टॉपिक वाइज। मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं केवल और केवल सैटरडे संडे की क्लास में कराता हूं या फिर पेपर के दौरान कराता हूं। लेकिन टॉपिक वाइज जो मैं क्वेश्चंस कराता हूं प्यारे दोस्तों, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में टॉपिक से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वेराइटी आ जाती है। चाहे उसमें डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हो, भेदों वाले क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो, हर तरह के लॉजिक को मैं प्यारे दोस्तों उस 60 क्वेश्चनों के अंतर्गत ले आता हूं। और यही कारण है कि आपके पेपर में जो भी पूछा जाएगा उन क्वेश्चनों के अंदर से ही क्वेश्चंस आएंगे। उसका टाइमिंग रहेगा 9 बजे से 10 बजे, शाम को 9 बजे।
परसों आपकी क्लास होगी जिसमें मैं केवल और केवल संधि वाला जो टॉपिक है उसके प्यारे दोस्तों में क्वेश्चंस लाऊंगा 60, और उसमें हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी वहां होती रहेगी। यहाँ मैं तमाम एग्जाम्पल आपको दिया हूँ, पूरे स्टेटमेंट को समझाया हूँ, ठीक है, हर तरह के लॉजिक को आपके सामने रखा हूँ। वहां हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ हम थ्योरी की चीजों को हम प्यारे दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो YouTube चैनल है उसका जो टाइमिंग रहेगा वो 8 से 10 बजे के बीच रहेगा। आप में से तमाम वे बच्चे जो संस्कृत लैंग्वेज को यूपी टेट में, सुपर टेट में तो खैर संस्कृत कंपलसरी है सबके लिए, संस्कृत से अगर आप जुड़े हैं आप में से कुछ बच्चे, तो वो संस्कृत की जो क्लासें हैं वो सिलेक्शन दरबार पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 8 बजे से लेके प्यारे दोस्तों 9 बजे। यानी कि आज उसमें कल भी क्लास हुई जिसमें मैंने यूपी टेट के बारे में चर्चा की थी, आज उसमें जो क्लास होगी, ठीक है, वो हिंदी और संस्कृत के जो क्वेश्चंस हैं उनको 30 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन संस्कृत के, उसको लेके हम सिलेक्शन दरबार पे कंटिन्यू 8 से 9 के बीच में रहेंगे। इनकी 2 घंटे की आपकी यूट्यूब की क्लास है। आप जो भी आपकी सुविधा के अनुसार ठीक टाइम हो, जो भी आपको कंटेंट के हिसाब से सही लग रहा हो और जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आप उन दोनों यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। दोबारा से फिर कह रहा हूँ 8 से 9 सिलेक्शन दरबार, जिसमें केवल टीचिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो सब्जेक्ट के अलावा, हिंदी के अलावा जो दूसरी उनकी नीड होती है उसको मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ हिंदी बाई अरुण चैनल पर केवल हिंदी की क्लास आपकी होगी, ठीक है। तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग के बच्चों को वहां पे मैं एक साथ ही लेता हूँ, और वो भी टॉपिक वाइज हिंदी कराने के लिए। तो यहाँ मैं मिक्स क्वेश्चंस रखूंगा, ठीक है, सिलेक्शन दरबार पे, वहां मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ हर तरह के क्वेश्चनों से वाकिफ भी होंगे, क्वेश्चन की वैरायटी का पता चलेगा और लॉजिकली इन सारी चीजों को आप सीख पाओगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। कल